लखनऊ शहर में रहने वाली उर्मिला के घर को देखकर तो सभी को लगता था कि उर्मिला की पांचों उंगलियां घी में हैं, क्योंकि उसके घर में 5 सरकारी नौकरी वाली बहुएं जो थीं। उर्मिला की सबसे बड़ी बहू सीमा सरकारी डॉक्टर थी, दूसरे नंबर वाली पूजा पुलिस ऑफिसर, तीसरे नंबर वाली बहू नेहा कॉलेज में प्रोफेसर, चौथे नंबर वाली आरती बैंक में मैनेजर और सबसे छोटी बहू निशा सरकारी वकील। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल उर्मिला के घर का भी था। पांचों बहुओं को अपनी अपनी सरकारी पोजीशन का घमंड था। भले ही उसकी बहुएं कितने भी बड़े सरकारी पद पर काम क्यों न करती हों, लेकिन घर में हमेशा अपनी अपनी सरकारी पोजीशन को लेकर आपस में लड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाती रहती थी, जिससे उर्मिला काफी परेशान थी। पूजा, तुम अपनी पुलिसगिरी का रुआब मत दिखाओ। मैं भी एक सरकारी डॉक्टर हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। तो क्या हुआ अगर आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे हमेशा कुछ न कुछ काम देती रहेंगी। पूजा भाभी, आज सीमा दीदी ने आपको काम दे दिया तो आप चिल्लाने लगी, और जब आप मुझे अपना काम देती हो उसका क्या? ऐसे ही लड़ते झगड़ते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सवेरे सवेरे उर्मिला अपने मंझले बेटे मोहित के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मोहित बेटा, चलो अब जल्दी से उठ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग माँ। आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? ये लो बेटा प्रसाद। माँ, आज तुम मंदिर गई थी क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करने गई थी। ओह माँ, मैं तो भूल ही गया था। भला अपना जन्मदिन भी कोई कैसे भूल सकता है बेटा? माँ, ये सब चीजें याद रखने के लिए लाइफ में थोड़ी शांति होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद तो मेरी लाइफ में शांति रही नहीं गई है, इसलिए ना ये सब चीजें याद रहती हैं और ना ही मन करता है सेलिब्रेट करने का। इस घर की अशांति की वजह से आज मेरा बेटा अपने जन्मदिन वाले दिन भी कितना दुखी है। अरे क्या हुआ माँ, आप मेरी बातें सुनकर किन ख्यालों में खो गई? बेटा, क्या पूजा बहू ने तुम्हें अभी तक बर्थडे विश नहीं किया? क्या वो अपनी नौकरी में इतना बिजी है कि उसे तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहा? अब जाने भी दीजिए माँ, उसे अपनी पुलिसगिरी से फुर्सत मिले तब तो वो मुझे बर्थडे विश करे ना, लेकिन उसे तो कुछ भी बोलो तो सिर्फ एक ही बात बोलती है, अंदर कर दूंगी। तुम दुखी मत हो मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मोहित अपनी माँ से अभी ये पूछ ही रहा होता है कि इतनी देर में बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो पांचों बहुएं एक दूसरे से झगड़ रही होती हैं। अरे क्यों इतनी सुबह सुबह एक दूसरे पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? चुप हो जाओ सबकी सब। आप रहने दीजिए माँ जी, ये हम लोगों के आपस की बात है और इन सब से निपटना तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम क्या बताओगी? मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी पोस्ट में कितनी पावर है, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम पांचों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? भाभी, अगर आप अच्छी पोस्ट वाली हैं तो क्या हुआ, आखिर हमारे पास भी तो सरकारी नौकरी है। हाँ पूजा भाभी, आरती भाभी बिल्कुल सही कह रही है, हम सब भी तो सरकारी नौकरी वाले ही हैं। अभी अगर मैंने तुम लोगों को अपनी पावर दिखाई ना, तो तुम सारी की सारी जेल में नजर आओगी, समझी? तो मुझसे पंगा मत लेना और मुझसे बराबरी करने की तो सोचना भी मत। अब बस भी करो तुम सब की सब। क्या ये सरकारी नौकरी का राग लगा रखा है? अरे मैं तो कहती हूँ आग लगे तुम्हारी ऐसी सरकारी नौकरी को जिसने घर में इतनी अशांति फैला रखी है। इस घर में तो एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। माँ जी, अब हमने ऐसा क्या कर दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया है? अरे माँ, आप क्यों इन सबके झगड़ों में पड़ रही हो? लड़ने दो इन्हें आपस में जितना लड़ना है, इनके पीछे आप क्यों अपना खून जला रही हो? हाँ, आपको इन सब बातों से क्या? कोई आपकी बीवी की कितनी भी बेइज्जती करे, आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। फर्क तो तुम्हें भी मेरी किसी चीज से नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, सुबह सुबह तुमसे बात करके मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। अब ऐसा क्या खास है आज के दिन में? और मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है, तो तुम मुझसे बात ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे भाभी, आप जेठ जी से क्यों लड़ रही हो? कम से कम अपनी पुलिसगिरी जेठ जी पर तो मत झाड़िए। नेहा, तुम तो चुप ही रहो। तुम अपना ये लेक्चर अपने कॉलेज में देना, वहाँ काम आएगा। मुझे तुम्हारे इस लेक्चर की कोई जरूरत नहीं। क्यों भाभी, सच बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? हाँ, पर वैसे भी पुलिस वालों को सच कहाँ बर्दाश्त होता है। बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने। शायद इसीलिए सब लोग पुलिस वालों को घूसखोर और लुटेरे कहते हैं और उनकी पीठ पीछे तो ना जाने कितनी गालियां देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को हमेशा इज्जत और दुआएं देते हैं। हम डॉक्टरों को तो लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। मैंने भी पुलिस वालों के बारे में यही सब सुना है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। भले ही सामने सब डरते हो, लेकिन उनकी पीठ पीछे तो सब गालियां ही देते हैं। हाँ, मैंने भी यही सब सुना है। अब चुप भी रहो तुम सब की सब। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। हाँ, हम भी देख लेंगे। आपसे डरते हैं क्या हम लोग? हाँ, हमसे पंगा लेने की सोचना भी मत। इतना कहकर पांचों अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं और मोहित भी गुस्से में ऑफिस चला जाता है।
और फिर इसके बाद उर्मिला सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अब वो अपनी बहुओं की रोज रोज की इस लड़ाई से तंग आ चुकी थी। इन्हीं सब के कारण वो अपने पड़ोसियों से नजर तक नहीं मिला पाती थी, लेकिन फिर भी वो कभी अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की बुराई नहीं करती थी, बल्कि उनकी तारीफों के पुल ही बांधा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन उर्मिला अपनी सभी बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, सुनो बहुओं, गांव से फोन आया था कि तुम्हारी दादी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुम सबसे मिलना चाहती हैं, इसीलिए तुम सब अपने कामों से छुट्टी ले लो, हमें कल ही गांव के लिए निकलना होगा। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? आप तो जानती हैं हम पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, और गांव जाना मतलब 2-3 दिन की छुट्टी। ना बाबा ना, मेरा जाना तो मुश्किल है, आप इन सबको ले जाइए। हाँ, जैसे कि हमारा काम तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। अब कुछ ही दिनों में कॉलेज में पेपर शुरू होने वाले हैं, तो मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आप एक काम करिए, सीमा दीदी को ले जाइए, वो तो एक डॉक्टर भी है। नेहा, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? गांव में और भी तो डॉक्टर होंगे, वो दादी माँ को देख लेंगे। मुझे यहाँ मेरे पेशेंट भी तो संभालने हैं, और वैसे भी मेरे सीनियर डॉक्टर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती। आप आरती को ले जाओ। हाँ, जैसे कि मेरे बैंक में तो काम होता ही नहीं है, मार्च महीना है और क्लोजिंग का समय है, तो बहुत काम है। आप एक काम करिए, निशा को ले जाइए। क्यों, मैं क्या फालतू नजर आती हूँ? सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। तुम सबकी सब माँ जी के साथ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आगे कर रही हो, और वो भी गाँव। ना बाबा ना। इसके बाद उर्मिला की बहुएं बिना उसका जवाब सुने ही वहां से चली जाती है। उर्मिला को उनके टाल मटोल देखकर बहुत तकलीफ होती है। कहने को तो उसकी 5 बहुएं होती हैं, लेकिन उसकी बात सुनने वाला या उसका कहना मानने वाला उस घर में कोई नहीं था। फिर अगले दिन उर्मिला अपनी बहुओं के बारे में सोफे पर बैठी सोच ही रही होती है कि तभी उसका बेटा मोहित ऑफिस से घर आता है और अपनी उदास माँ को देखकर कहता है, माँ, क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों हैं? बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपने 5 पोता बहुओं से मिलना चाहती हैं। तो माँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कल ही हम सबके सब गांव चलेंगे। बेटा, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं? 5 ने अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाते हुए एक झटके में मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। आप उदास मत हो माँ, हम दोनों ही चलते हैं दादी जी से मिलने। इनको जाने दो, इन्हें तो अपने सरकारी नौकरी के घमंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर अगले ही दिन उर्मिला और मोहित अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद 5 आए दिन आपस में लड़ती ही रहती हैं और जो मन में आता है वो करती हैं। फिर कुछ दिन बाद जब उर्मिला और मोहित गांव से लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में पार्टी चल रही है। जिसके बाद उर्मिला अपनी बहुओं से कहती है, तुम 5 को पार्टी करने का टाइम है, लेकिन अपनी सास और पति के लिए टाइम नहीं है। आज तक तुम लोगों ने बहू होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई और न ही कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे सास और पति को क्या चाहिए। तुम सबको तो बस अपनी एक सरकारी नौकरी से प्यार है। तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, तुम 5 अपना सामान बांधो और अपने अपने मायके चली जाओ और वहीं जाकर अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाओ। जाओ तुम सब यहाँ से, अब बहुत हो गया। उर्मिला का ये रूप देखकर 5 की 5 डर जाती हैं। साथ ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। सभी हाथ जोड़कर उर्मिला से माफी मांगती हैं और फिर कभी अपनी सरकारी नौकरी का रौब ना दिखाने का वादा करती हैं और साथ ही साथ अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाने की भी कसम खाती हैं।